हेलो स्टूडेंट, आज हिंदी सेकंड में आप पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं बच्चों? पहले इसे देख लीजिए। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था है। छोटी से छोटी ध्वनि को प्रकट करने के लिए किसी न किसी चिन्ह की आवश्यकता होती है। अतः प्रत्येक भाषा के व्याकरण में उच्चारित ध्वनियों के लिए कोई न कोई चिन्ह निर्धारित किया गया है, जिसे हिंदी व्याकरण में वर्ण कहा गया है। बच्चों, अब वर्ण की परिभाषा देखिए। वह छोटी से छोटी ध्वनि या मुंह से निकली आवाज़ जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण या अक्षर भी कहते हैं। बच्चों, अब इसको देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 48 वर्ण हैं, जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। इन वर्णों के अतिरिक्त छ, त्र और आज्ञा का भी वर्णमाला के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। ये तीनों संयुक्त ध्वनियाँ हैं जो दो दो वर्णों के संयोग से बनी है। वर्णों के दो भेद होते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के दो भेद किए गए हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? इसको अब देखिए। जिन वर्णों को बोलते समय बिना किसी रुकावट के मुख से हवा निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के किया जाता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। उदाहरण: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर केवल 4 है: अ, ई, उ, री। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगुने समय में किया जाता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। लिखते समय प्लुत स्वर के आगे 3 चिन्ह अंकित किया जाता है जिसका असर तिगुना समय। उदाहरण: ओम, हे, राइम आदि। लेकिन आजकल इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब आगे देखिए बच्चों, अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह 11 स्वर और 33 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण और भी हैं। ये हैं अनुस्वार और विसर्ग। ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। दूसरा है अनुनासिक। जब कोई स्वर नाक से बोला जाता है तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। नाक से बोले जाने के कारण इन स्वरों को अनुनासिक कहते हैं। उदाहरण: हंसी, अधेरा, अंगूर आदि। तीसरा है अनुस्वार। जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर को अनुस्वार कहते हैं। उदाहरण: संत, अंडा, नंगा आदि। अब देखिए व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? इसको देखिए। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है ये व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में
33 यानी 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के भेद निम्नलिखित 3 होते हैं। नंबर 1, स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय श्वास वायु उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। इन्हें निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, क वर्ग, जिसमें आते हैं क, ख, ग, घ, अंग। दूसरा है च वर्ग, च, छ, ज, झ, इयां। तीसरा है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़। चौथा है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। पांचवा है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। ये व्यंजन आधे स्वर और आधे व्यंजन माने जाते, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में केवल 4 हैं, य, र, ल, व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ये वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण स्थान तालु, मूर्ध, दंत और कंठ है। ये भी संख्या में केवल 4 हैं, श, स, ह। हलंत। उपयुक्त व्यंजन माला में प्रत्येक चिन्ह के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा होती है, जिसे हम हलंत कहते हैं। इसके लगते ही व्यंजन का उच्चारण आधा रह जाता है और वह व्यंजन स्वर रहित माना जाता है। उदाहरण, मक्का शब्द को हलंत लगाकर हम मक्का भी लिख सकते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण की दृष्टि से सभी वर्ण, चाहे वे स्वर हों या व्यंजन, निम्नलिखित भागों में बांटे जा सकते हैं। बच्चों, इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो शब्द हम अपने मुख से कंठ या तालब या मूर्धन्य से बोलते हैं, वही शब्द यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। कंठ। जो वर्ण कंठ स्थान से बोले जाते हैं, उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। उदाहरण, अ, क, ख, ग, घ तथा विसर्ग। दूसरा, तालब। जो वर्ण तालु से बोले जाते हैं, उन्हें तालब कहते हैं। उदाहरण, ई, च, छ, ज, झ, य तथा स। तीसरा, मूर्धन्य। जिन वर्णों को बोलते समय जीभ मसूड़ों या दांतों के ऊपरी भाग पर टकराए, उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। उदाहरण, री, ट, ठ, ड, ढ, र तथा स। चौथा है दंत। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों को छूती है, उन्हें हम दंत वर्ण कहते हैं। उदाहरण, त, थ, द, ध, ल तथा स। पांचवा है ओष्ठ। जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों होठ मिल जाते हैं, उन्हें ओष्ठ कहते हैं। उदाहरण, प, फ, ब, भ। छठवां है नासिक। जिन वर्णों का उच्चारण नाक के सहयोग से किया जाता है, उन्हें नासिक वर्ण कहते हैं। उदाहरण, अंग, अड़, अड़, न, म और अनुस्वार। सातवां है कंठ तालव। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ और तालु का स्पर्श होता है, उन्हें कंठ तालव वर्ण कहते हैं। उदाहरण, ए। आठवां है कंठ ओष्ठ। जिन वर्णों के उच्चारण के समय कंठ और तालु का स्पर्श होता है, उन्हें कंठ ओष्ठ कहते हैं। उदाहरण, ओ, औ।
बलाघात किसे कहते हैं बच्चों? इसको देखिए, किसी भी शब्द के सभी वर्ड समान बल से नहीं बोले जाते। किसी वर्ड पर अधिक बल दिया जाता है तो किसी पर कम। बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। उदाहरण, कबीर शब्द में बी पर और राम शब्द में रा पर बलाघात है। बलाघात के प्रकार दो होते हैं, शब्द बलाघात, वाक्य बलाघात। शब्द बलाघात देखिए, जब उस शब्दों में प्रयुक्त अक्षरों में से किसी एक पर बल दिया जाता है तो उसे शब्द बलाघात कहते हैं। उदाहरण, लिखवाना में वा पर बलाघात है और किराया में की पर बलाघात है। दूसरा है वाक्य बलाघात। जब किसी वाक्य में विशेष शब्द के उच्चारण पर जोर दिया जाता है तो उसे वाक्य बलाघात कहते हैं। उसने राम को घोड़ा दिया। यदि इसको सामान्य रूप से पढ़ें तो वाक्य अत्यंत साधारण है। अब इस वाक्य के काले मोटे छपे शब्दों पर बारी बारी से जोर देकर हम उच्चारण करते हैं। उसने मोहन को कोट दिया। उसने दिया, किसी अन्य ने नहीं। उसने मोहन को कोट दिया। मोहन को दिया, किसी दूसरे को नहीं। उसने मोहन को कोट दिया कुछ और नहीं। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि विभिन्न शब्दों पर जोर देने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। थैंक यू बच्चों।